स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। राज्य विधानमंडल का हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। तो अभी तक हमने राज्य विधानमंडल के 4 भाग कंप्लीट किए, ठीक है। और आज हम मित्रों ये 5वां पार्ट है राज्य विधानमंडल का, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो चारों पार्ट अभी नहीं देखे, ज़रूर से आप उन पार्ट्स को देख लीजिएगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भाग है राज्य विधानमंडल के बारे में। कैसे कानून बनता है, ठीक है, कौन कौन सी लोकसभा जो राज्य की विधानसभा है, जो विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद कैसे गठित होती है, इन सभी के बारे में मैंने वहाँ डिटेल से डिस्कशन किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे धन विधेयक से, यानी हम जो बात करेंगे वो धन विधेयक पे बात करेंगे। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक की हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या करा है, वैसे देखो मित्रों हमने संसद में के टॉपिक में भी बात की थी धन विधेयक के बारे में, जो मैंने बताया था अनुच्छेद 110 की मैंने बात की, वहाँ पे धन विधेयक की परिभाषा मैंने दी थी। तो यहाँ पे देखो क्या करा है, संविधान में राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने में विशेष प्रक्रिया निहित है। यानी क्या करा है, राज्य विधानमंडल जो धन विधेयक लेकर के आता है और उस धन विधेयक को हम कैसे पारित करते हैं, तो उसके लिए मित्रों एक विशेष प्रक्रिया संविधान ने हमारे को दी है राज्य विधानमंडल के माध्यम में। यानी राज्य विधानमंडल के संदर्भ की हम बात कर रहे हैं। देखो क्या कहता है, धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, यह केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पूरी स्थापित किया जा सकता है। इस तरह का कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है और सिर्फ एक मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है। यानी मित्रों यही प्रावधान मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था संसद के टॉपिक में भी, कि जो धन विधेयक होता है वो केवल और केवल हम लोकसभा में ला सकते हैं और उसको लाने के लिए हमें राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है। तो वही प्रावधान यहाँ पे भी लागू हो रहा है। और मैंने कई बार इसी लेक्चर्स में मैंने आपको डिस्कस किया है कि जो हमारी जो राज्य विधानमंडल है और संसद, इन दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट एक ही है। बार बार मैंने ये बात कही है और वही मित्रों हर जगह यही कंसेप्ट आ रहा है कि धन विधेयक हम लाते हैं कहाँ पे, विधान परिषद में हम नहीं लेकर के आते। जैसे हम वहाँ राज्यसभा में नहीं लेकर के आ रहे थे, यहाँ हम विधान परिषद में नहीं लेकर के आते, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम राष्ट्रपति की सहमति लेते थे, यहाँ राज्यपाल की सहमति हमें लेनी पड़ती, ठीक है। तो वही बात है, बस यहाँ पे वर्ड्स का अंतर है। वहाँ राज्यपाल, यहाँ राज्यपाल है, वहाँ राष्ट्रपति होता है, यहाँ जो है विधान परिषद है, वहाँ राज्यसभा होती है, बस इतना सा फर्क है। तभी तो मैं कहता हूँ कि संसद का टॉपिक जिसने कंप्लीट किया, अच्छे से मेरे लेक्चर्स को सुन लिया, तो विधानमंडल के लेक्चर में उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वही वह प्रावधान यहाँ पे कह रहे हैं कि विधान परिषद में हम नहीं लेकर के आते धन विधेयक को, और जब हम धन विधेयक लेकर के आते हैं तो राज्यपाल की हमें सहमति यानी सिफारिश उसको हमें लेनी पड़ती है पहले। और इस तरह का कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है, यानी धन विधेयक जो होता है वो केवल और केवल मंत्री ही ला सकता है। यानी जो केवल मंत्री होगा वही धन विधेयक लेकर के आएगा, अन्य कोई भी सदस्य चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, कोई धन विधेयक लेकर के आ ही नहीं सकता। क्लियर। देखो क्या कहता है, विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद एक धन विधेयक को विधान परिषद को विचारार्थ भेजा जाता है। विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। वह न तो इसे अस्वीकार कर सकती है, न ही संशोधन, वह केवल इसमें सिफारिश कर सकती है और 14 दिनों तक इस विधेयक को रोक सकती है। क्या प्रावधान मित्रों, यही प्रावधान हमने वहाँ डिस्कस किया। कह रहा है कि विधान सभा जो है ना, तो विधानसभा को हमने एक विशेष शक्ति दी है धन विधेयक के मामले में, ठीक है। और धन विधेयक को हम विधान परिषद को, यानी विधानसभा ने पारित कर दिया धन विधेयक को, अब उसको भेज रही है विधान परिषद के पास। तो विधान परिषद के पास क्या अधिकार है, सीमित शक्ति है वहाँ पे, यानी प्रतिबंधित शक्तियाँ हैं। कैसे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस विधेयक को, धन विधेयक जो है यानी जो मनी बिल है, उसको केवल और केवल 14 दिन तक रोक सकती है। और 14 दिन तक से, यानी 14 दिन के बाद भी अगर रोकना चाहेगी तो रोक लो, हम उसको वैसे ही पारित मान लेंगे, ठीक है। तो इस कारण हमने जो वहाँ पे प्रतिबंधित शक्ति यानी विधान परिषद के ऊपर यहाँ पाबंदी हमारी लगाई हुई है। क्लियर। अब देखो क्या करा है ये, और ये एक प्रावधान भी कहा गया था क्या, कि वह न तो इसमें जो है संशोधन कर सकती, नहीं इसमें इसको अस्वीकार कर सकती है, ठीक है। और विधानसभा इसके सुझावों को स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी। यानी मान लीजिए कि उसने क्या किया, विधेयक को लौटा दिया 14 दिनों में पहले पुनर्विचार करने के लिए, और कोई सिफारिश कर दी, तो अगर विधानसभा चाहे, ठीक है, तो वो उस सिफारिश को मान भी सकती है और ना चाहे तो ना भी माने, ठीक है। यानी प्रतिबंधित शक्तियाँ हैं विधान परिषद के मामले में। विधानसभा के पास विशेष शक्ति है, जैसे वहाँ लोकसभा के पास विशेष शक्ति थी। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है,
यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान लेती है तो विधेयक पारित बन जाता है, यानी विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि वो कोई सिफारिश नहीं मानती तो विधेयक को मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, यानी दोनों ही तरफ से उसके पास जो है अच्छी परिस्थिति है विधानसभा के पास, कैसे कि सिफारिश को मान लेगी तो पारित मान लिया जाएगा, और सिफारिश को नहीं भी मानी उसने तो भी वह जो धन विधेयक वो पारित माना जाएगा, यानी दोनों तरफ से उसको लाभ ही लाभ है। नेक्स्ट देखो, यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को विधेयक न लौटाए तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यानी यही तो बात मित्रों मैंने कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वह 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन से ज़्यादा वह रोकना भी चाहे तो रोक सकती है, उसको जो हम वैसे ही पारित मान लेंगे। ठीक है, तो प्रतिबंध शक्तियाँ यहाँ पे लगाई हुई है, विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, अब देखो अंततः जब एक धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तब वह इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसे रोक सकता है, राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सामान्यतः राज्यपाल इस विधेयक को स्वीकृति दे ही देता है, यानी सामान्यतः राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति दे ही देता है जो उसकी पूर्व अनुमति के बाद लाया जाता है। क्या मित्रों, जब धन विधेयक जो है विधान परिषद ने पारित कर दिया तो वो जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल जी उसको या तो स्वीकृति देंगे या उसको रोक लेंगे, लेकिन वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते उसको, जैसे वहाँ राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते थे। क्लियर। और आगे कहता है कि जो हमारा राज्यपाल है वो क्या करेगा, वो ज़्यादातर मामलों में यानी 99% मामलों में राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति दे ही देता, क्योंकि मित्रों धन विधेयक जो हम लेकर के आ रहे हैं वो राज्यपाल से पहले पूछ करके तो लेकर के आ रहे हैं हम, तो ठीक है, तो इस परिस्थिति में वो फिर उसकी यानी उसको सहमति दे ही देता क्योंकि हमने उससे पहले ही पूछ लिया था। तो इस प्रकार से वह उस विधेयक को अनुमति दे देता है और वह जो है फिर धन विधेयक पास हो जाता है। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकृति दे देता है या इसे रोक लेता है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यानी मित्रों राष्ट्रपति भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। जो विधेयक हम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेज रहे थे उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखो मित्रों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं विधान परिषद की स्थिति के बारे में, यानी जैसे हमने वहाँ चर्चा की थी ना संसद के टॉपिक में कि कौन से मामलों में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के बराबर है और कौन से मामलों में राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के बराबर नहीं है, तो वही प्रावधान यहाँ पे लागू होंगे। देखो क्या कह रहा है, संविधान में उल्लिखित परिषद की स्थिति का दो कोणों से अध्ययन किया जा सकता है। यानी विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं, विधानसभा के साथ तुलना कम करेंगे कि एक तो जहाँ विधान परिषद विधानसभा के बराबर है और जहाँ विधानसभा के बराबर नहीं है। देखो क्या कहता है, विधानसभा से समानता की हम बात कर रहे हैं, यानी आप आसान शब्दों में मित्रों समझना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि विधान परिषद जो है ना, विधान परिषद की हम विधानसभा के साथ तुलना कर रहे हैं और कौन से मामलों में दोनों समान हैं और कौन से मामलों में दोनों असमान हैं, यानी कौन से मामलों में विधानसभा के साथ ज़्यादा शक्तियाँ हैं परिषद की तुलना में और कौन से मामलों में दोनों के पास समान शक्तियाँ हैं। तो देखो पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि तो कौन से मामलों में दोनों के पास समान शक्तियाँ विधानसभा और परिषद दोनों के पास। तो देखो पहला क्या कहता है, साधारण विधेयकों को पूर्व स्थापित और पारित करना। यद्यपि दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में विधानसभा ज़्यादा प्रभावी होती है। क्या मित्रों, साधारण विधेयक हम किसी भी सदन में लेकर के आ सकते हैं, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा, यानी दोनों ही मामलों में उसकी शक्ति समान है, यानी दोनों के पास समान शक्ति है। ठीक है, जैसे हम धन विधेयक लेकर के आ रहे थे केवल विधानसभा में, तो वहाँ तो असमानता हमारे को देखने को मिलती है कि हम जो है विधान परिषद में नहीं लेकर के आ सकते, लेकिन साधारण विधेयक है दोनों सदनों में हम ला सकते हैं, तो ये समानता हुई। नेक्स्ट देखो, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को स्वीकृति, यानी राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के माध्यम से, ठीक है, तो उस जो अध्यादेश है उसको हम जो स्वीकृति लेते हैं तो दोनों सदनों से लेते हैं, ऐसे थोड़ी हम कि एक ही सदन से उसकी स्वीकृति लेते हैं। तो यहाँ भी उसकी समानता के साथ जो है तुलना की जा रही है, यानी यहाँ भी उसके साथ समान शक्ति है लोकसभा, यानी यहाँ भी विधान परिषद की विधानसभा के साथ समान शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तथापि अपनी सदस्यता के बावजूद वे केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के भी हो सकते हैं और विधान परिषद के भी हो सकते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, संवैधानिक निकायों जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना। यानी जो राज्य वित्त आयोग है, ठीक है, राज्य का लोक सेवा आयोग है या केग जो रिपोर्टें लेकर के आते हैं, तो दोनों के सदनों के समक्ष वो रिपोर्ट रखी जाती है। ठीक है, यानी विधानसभा के पटल पर भी रखी जाती है और विधान परिषद के भी, तो वहाँ भी दोनों के मामलों में यानी दोनों के पास समान शक्तियाँ हैं।
और राज्य लोक सेवा आयोग के न्यायिक क्षेत्र में वृद्धि हमें करनी है तो हम दोनों से सहमति लेंगे, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की कि समान शक्तियाँ किन किन मामलों में राज्य विधानसभा और परिषद दोनों के पास हैं। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम असमानता की बात करें मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मित्रों जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो असमानता के साथ ही पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, विधानसभा से असमानता की हम चर्चा करने वाले हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित मामलों में परिषद की शक्ति और स्थिति सभा से अलग है। कैसे? वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में लाया जा सकता है, सही है। धन विधेयक जो हम लेकर के आते थे वो केवल हम विधानसभा में ला सकते हैं। और मैंने आपको संसद के चैप्टर में भी यह बात बताई थी कि जो सभी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अब ज़्यादा यानी अधिकतर मित्रों के तो ये बात समझ में नहीं आएगी जो मैंने अभी अभी आपको बोला कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। इसका मतलब मित्रों धन जो है वो पैसे के अंतर्गत तो आता है ना, यानी वित्त के अंतर तो आता है, लेकिन जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं है। क्लियर। और मित्रों नेक्स्ट हम देखो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, विधान परिषद वित्त विधेयक में न संशोधन और न ही इसे अस्वीकृत कर सकती है। इसे विधानसभा को 14 दिन के अंदर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के लौटाना होता है। यानी जो मैंने आपको बात बताई थी ना क्या, कि विधान परिषद केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा दिन 14 दिन तक उसको रोक सकती है और 14 दिन के बाद तो हम उसको वैसे ही पारित मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी उसके साथ प्रतिबंधित सकती है। नेक्स्ट देखो, विधानसभा परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों मामलों में वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है। यानी अगर मान लीजिए विधान परिषद ने कोई सिफारिश की तो चाहे तो विधानसभा उसको मान भी सकती है या ना भी माने। क्लियर। और कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं यह तय करने का अधिकार केवल विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। जैसे वहाँ संसद के टॉपिक में लोकसभा अध्यक्ष के पास था कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, और मान लो और मित्रों लोकसभा अध्यक्ष ने अगर यह तय कर दिया ना कि हाँ ये धन विधेयक है, तो कोई भी यानी पूरे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि नहीं ये धन विधेयक नहीं है। क्लियर। तो यही प्रावधान यहाँ पे भी लागू हो रहा है कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष ने ये कह दिया ना कि ये विधेयक जो है धन विधेयक है, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि यानी राज्यपाल भी ऐसा नहीं कह सकते कि, और कोर्ट भी नहीं कह सकती कि ये धन विधेयक नहीं है। क्लियर। एक साधारण विधेयक को पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा को ही है। कुछ मामलों में परिषद इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह। दूसरे शब्दों में राज्यसभा की तरह पुनरीक्षण निकाय भी नहीं है, यह एक विलंबकारी चैम्बर या परामर्श निकाय मात्र है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो साधारण विधेयक जो होता है, ठीक है, तो साधारण विधेयक को पास करने का ज़्यादा अधिकार तो विधानसभा के पास ही होता है। क्योंकि जो साधारण विधेयक होता है, अगर मान लीजिए विधानसभा ने पास करके विधान परिषद के पास भेजा और उसने मान लीजिए 3 महीने तक रोक लिया, तो वो 3 महीने तक रोक सकती है एक बार। तो दोबारा मान लीजिए उसने पास करके भेजा तो वो फिर से 1 माह तक रोक सकती है। बस 4 माह से ज़्यादा वो नहीं रोक सकती, और ज़्यादा 4 माह से ज़्यादा वो रोकेगी तो हम उस साधारण विधेयक को ऐसे ही पारित मान लेंगे। यानी ये सभी जो मैंने प्रावधान आपसे बातें की है ना, अभी 5 प्रावधान, ये सभी 5 प्रोविजंस मित्रों असमानता की स्थिति को दर्शाते हैं कि हाँ इनसे हमें ये लगता है कि हमने विधान परिषद को कम शक्ति दी और विधानसभा को हमने ज़्यादा शक्ति दी है। क्लियर। और नेक्स्ट देखो क्या करा है, नेक्स्ट कहता है परिषद बजट पर सिर्फ बहस कर सकती है, लेकिन अनुदान की मांग पर मत नहीं कर सकती। यानी वहाँ पर भी राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, वही प्रावधान यहाँ पे लागू हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और वहाँ भी हमने यही बात कही थी, और मैंने अनुच्छेद 75 में भी आपको बताया था कि जो हमारी लोकसभा होती है, ठीक है, तो लोकसभा सामूहिक रूप से यानी लोकसभा नहीं सॉरी जो मंत्रिपरिषद होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 में मैंने क्लियरली आपको यह बात बताई थी। क्लियर। तो यही बात यहाँ पे भी आ रही है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उस अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, यानी हम केवल और केवल अगर हमें किसी सरकार को उठाना है तो हम केवल और केवल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं और वहाँ लोकसभा में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो अगर राज्यसभा ये चाहे कि हम एक प्रस्ताव पारित करके यानी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएँ और हम सरकार को उठा दें, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और वैसा ही प्रावधान यहाँ पे भी है कि विधान परिषद भी सरकार को नहीं हटा सकती। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जब एक साधारण विधेयक परिषद से आया हो और सभा में भेजा गया हो, यदि सभा अस्वीकार कर देती है तो विधेयक खत्म हो जाता है। यानी यहाँ भी असमानता की स्थिति है कि विधानसभा मान लीजिए कोई विधेयक भेजती है विधान परिषद के पास और विधान परिषद ने उसको 3 महीने तक रोक लिया, फिर 1 माह तक रोक लिया, तो उसको हम पारित मान लेते थे। लेकिन विधान परिषद यहाँ पे जो है बिल बना रही है और विधानसभा के पास भेज रही है और विधानसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, तो वो बिल ही समाप्त हो जा रहा है।
यानी देखो कितनी असमानता हमारे को देखने को मिल रही है कि विधान परिषद के पास बिल बनाने की यानी कानून बनाने की शक्ति ही नहीं है। नेक्स्ट, परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि के चुनाव में भी भाग नहीं ले सकती। क्लियरली है क्या? मैंने आपको राष्ट्रपति के टॉपिक में भी बताई था बात, राज्यसभा में भी बताया था क्या कि जो हमारी विधान परिषद होती है वो चुनाव में भाग ही नहीं लेती राष्ट्रपति के चुनाव में। वहाँ मैंने बताया था आपको क्लियरली कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और जो भारत के सभी यानी भारत के सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं तो उन सभी विधानसभा की सदस्य निर्वाचित केवल 2 ही तो यानी 3 ही तो इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो विधान परिषद वहाँ भाग ही नहीं लेती। क्लियर? और संविधान संशोधन विधेयक में परिषद प्रभावी रूप में कुछ नहीं कर सकती, इस मामले में भी विधानसभा ही अभिभावी होती है। नेक्स्ट फ्रेंड देखो क्या करा है, अंततः परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा पर निर्भर है। विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। ये प्रावधान हमने पहले यानी पहला ही जो हमारा राज्य विधानमंडल का पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो विधानसभा का आकार होता है और जो विधान परिषद का आकार होता है, तो विधान परिषद का आकार में मैंने चर्चा की थी कि विधानसभा की जितनी सीटें हैं ना उसकी 1/3, ठीक है, उसकी 1/3 सीटें हमारी जो विधान परिषद उसमें होती है, ठीक है, और न्यूनतम मैंने आपको 40 बताई थी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सभा की तुलना में परिषद की शक्तियां लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है क्या कि वहाँ तो राज्यसभा के पास हमने कुछ शक्ति तो दी है, यानी ये तुलना कर रहा है अब राज्यसभा की, कहाँ से, विधान परिषद की राज्यसभा से तुलना कर रहा है। ये कह रहा है कि जो हमारी विधान परिषद है ना उसके पास राज्यसभा की तुलना में भी शक्तियाँ कम हैं, यानी राज्यसभा की शक्तियों के मुकाबले इसकी शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर है। राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। दूसरी तरफ परिषद हर मामले में विधानसभा के अधीनस्थ ही होती है, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें विधान परिषद में कितने जो है सदस्य होंगे, तो मैंने आपको अभी भी बताया 1/3 सदस्य होते हैं यानी न्यूनतम 40, लेकिन हमने राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं किया कि राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, क्या ये लोकसभा की सदस्य संख्याओं के 1/3 होंगे या न्यूनतम होंगे, ऐसा हमने प्रावधान ही नहीं किया। हमने तो आप फिक्स बताया कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या हमारी 250 निर्धारित है। क्लियर? और फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यद्यपि परिषद को सभा के मुकाबले कम अधिकार दिए गए फिर भी उसकी उपयोगिता निम्नलिखित मामलों में है। यानी अब ये कह रहा है कि बेशक हमने विधान परिषद को कुछ कम शक्तियाँ दी है लेकिन उसकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई है, वह फिर भी उपयोगी है, वो रेलेवेंट है। कैसे कि यह विधानसभा द्वारा जल्दबाजी, त्रुटिपूर्ण, असावधानी और गलत विधानों के पुनरीक्षण और विचार हेतु उपबंध बनाकर उसकी जांच करती है। यानी अगर मान लीजिए विधानसभा जल्दीबाजी में कोई विधेयक लेकर के आ रही है, उसको कानून बनवाना चाहती है, तो विधान परिषद जो होती है वो उसकी जांच करती है और गलत कानून को पास होने से रोकती है। तो ये उसका यानी ये उसकी जो है एक उपयोगिता है, ये उसकी भूमिका है। दूसरी, यह प्रसिद्ध व्यवसायिकों और विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। यानी राज्यपाल जो एक बेटा 6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, जो कि यानी जो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं जीत पाते, ठीक है। तो इस कारण से एक उपयोगिता यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने चर्चा की कि कहाँ पे हमारी जो विधान परिषद है उसकी राज्य विधानसभा के साथ शक्तियाँ बराबर है और कहाँ शक्तियाँ हमने राज्य विधानसभा को ज़्यादा दी है और विधान परिषद को कम दी है। अब फ्रेंड्स हम चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार, यानी जैसे ही हमने संसदीय विशेष अधिकारों की बात की थी अनुच्छेद 105 में, तो वैसे ही यहाँ पे भी विशेष अधिकार बताए जा रहे हैं। देखो क्या कर रहा है, पहले हम चर्चा करने वाले हैं सामूहिक विशेष अधिकारों की, ठीक है, कि कौन कौन से हमने विधान परिषद के और विधानसभा के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए। देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक सदन को मिलने वाले सामूहिक विधानमंडलीय अधिकार ये हैं। कौन से? इसे यह अधिकार है कि वह अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों, कार्यवाहियों को प्रकाशित करें और यह भी अधिकार है कि अन्यों को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करें। यानी जो प्रावधान हमने वहाँ संसद में टॉपिक में डिस्कस किए थे, सेम एज इट इज प्रावधान यहाँ पे आएंगे मित्रों। क्या कि जो हमारी विधान सभा है ना और जो विधानमंडल है, चाहे परिषद हो या विधानसभा, दोनों को ये अधिकार है कि वो जो भी प्रतिवेदन लेकर के आती है, ठीक है, कोई भी जो कार्रवाई करती है उसको हो सकता है वो प्रकाशित कर भी दे, यानी अगर वो चाहती है प्रकाशित करना तो प्रकाशित कर भी सकती है, और अगर वो नहीं चाहे कि मेरी कार्रवाई को कोई प्रकाशित करे तो वो इससे प्रतिबंधित भी कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, यह अपरिचितों को इसकी कार्रवाई से अपवर्जित कर सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक कर सकती है। यानी अगर मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति कार्रवाई में भाग लेने आता है तो उसको मना कर सकती है।
क्लियर। और गुप्त बैठक भी वो कर सकती है। नेक्स्ट, यह अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में विनियमन कर सकती है। ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकती है, यानी उसको कैसे काम करना है, कैसे अपना प्रोसेस चलाना है, ठीक है। वो जो हमारी विधानसभा या विधान परिषद, उसमें जो भी काम होंगे, ठीक है, जो भी कार्रवाई होगी किन नियमों के अनुसार होगी, तो वो सभी नियम वो बना सकती है। नेक्स्ट देखो, ये भर्त्सना, फटकार या कारावास द्वारा विशेष अधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्यों को दंडित भी करती है, ठीक है, यानी ये न्याय भी करती है। और इसे सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोष सिद्धि, कारावास और छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार। यानी कोई सदस्य है विधानसभा का या विधान परिषद का, उसको किसी ने पकड़ लिया या गिरफ्तार कर लिया तो तत्काल सूचना उसको प्राप्त करने का अधिकार है। यह जांच प्रारंभ कर सकती है और साथियों को उपस्थित होने का आदेश भी दे सकती है। यानी ये अगर चाहे जांच प्रारंभ करना किसी सदस्य के खिलाफ तो जांच प्रारंभ कर भी सकती है और रिकॉर्ड भी रख सकती है। और न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती। यानी न्यायालय जो होगा ना, यानी जो कोर्ट होंगे हमारे भारत के, तो कोई भी कोर्ट जो है इसकी सभा और इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकता। क्लियर। और पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और किसी विधिक प्रक्रिया को सभा परिसर में हम नहीं किया जा सकता। यानी मित्रों, जब तक पीठासीन अधिकारी से हम अनुमति न ले लें तब तक विधानसभा और विधान परिषद, इस सदन में किसी भी व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। सिविल या आपराधिक मामले में उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब फ्रेंड्स, हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यक्तिगत, यानी सदस्यों को पर्सनल हमने कौन कौन से स्पेशल अधिकार हमने दिए हैं। देखो क्या करा है, उन्हें सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह छूट केवल सिविल मामले में, आपराधिक या प्रतिबंधित मामले में नहीं है। और मित्रों, यही तो बात हमने कही थी क्या कि, और यही बात यहाँ पे बताई जा रही कि उसे सदन चलने के 40 दिन बाद और 40 दिन पहले तक हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन यह मामला कहाँ पे लागू होगा? यह मामला जो है, यानी सिविल मामलों में हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप आपराधिक मामलों में तो हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी किसी ने, यानी मान लीजिए उसने कोई मर्डर कर दिया तो हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा किसी कार्रवाई या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में हम चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियमों और स्थायी आदेशों के अनुरूप है। यानी ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई विधानसभा का सदस्य है, विधान परिषद का, और उसने सदन में क्या भाषण दिया, क्या उसने बोला, तो हम उसकी जांच ही नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसको जो है अदालत में उस मामले को लेकर के नहीं जा सकते। क्लियर। नेक्स्ट, वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। जब सदन चल रहा हो वे साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। यानी जब मान लीजिए परिषद का या सभा का सदन चल रहा है तो उस परिस्थिति में मान लो उनको कोई गवाह के लिए बुलाता है तो वो मना कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमने चर्चा की आज कि जो हमारे विधानमंडल के सदस्य हैं, विधानसभा हो या विधान परिषद, तो उनको कौन कौन से हमने विशेष अधिकार दिए हैं। और एज इट इज हमने अधिकार उनको वैसे ही दिए हैं जैसे हमने संसदीय विशेष अधिकारों की चर्चा की अनुच्छेद 105 में संसद के लेसन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक हमारा एक टॉपिक और बच गया, कौन सा, कि हमने एक तुलना, यानी नेक्स्ट भाग में हम चर्चा करने वाले किसकी, राज्य विधानमंडल और संसद के बीच विधायी प्रक्रिया की तुलना करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार्ट भी है कि संसद और राज्य विधानमंडल, ठीक है, इन दोनों की हम तुलना करने वाले हैं साधारण विधेयक के संदर्भ में और धन विधेयक के संदर्भ में। यानी साधारण विधेयक के संदर्भ में संसद के पास कौन कौन सी शक्तियाँ राज्य विधानमंडल के समान मिलती है और कौन सी अलग हमने संसद को शक्ति दी, धन विधेयक के मामले में कौन सी शक्तियाँ हैं, तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और मित्रों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर से कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मित्रों मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उस कारण आप जो उसको देख लेंगे, इस कारण मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ हर बार वीडियो में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।